हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसको मैं आपको 2 पार्ट्स में करवाऊंगा। द टॉपिक इज solubility of solid solute and gaseous solute in the liquid solvent. So our today's topic is solubility of solid solute and gaseous solute in the liquid solvent. We will divide this topic into the 2 parts. In the first half, in today's lecture, we will discuss solubility of solid solute in the liquid solvent. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे solubility of solid solute in the liquid solvent. So let us first understand solubility of solid solute in liquid solvent and the various facts associated with it. Let us suppose we take a solid solute and we put it in the liquid solvent. What happens? Slowly वो जो सॉलिड सॉल्यूट है वो लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करता है और सॉल्यूशन फॉर्म होता है। जैसे जैसे सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी एंड दिस होल प्रोसेस बाय विच दिस सॉल्यूट dissolves in the solvent, this process will be called as dissolution. जब सॉल्यूट सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता जाएगा, प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज डिसल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का क्वांटिटी इंक्रीज करता जाएगा। After some times, a stage comes when no more solute is dissolved in the solution at the same temperature. एक स्टेज कुछ देरी में आएगा जब सॉल्यूशन और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा at the same temperature. At that stage, solution will be called as saturated solution. तो जब सॉल्यूशन एक गिवन टेम्परेचर पे और सॉल्यूट अपने में डिसॉल्व नहीं कर पा रहा, then solution will be called as सैचुरेटेड सोल्यूशन। ध्यान से अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट, अभी इंट्रोडक्शन चल रही है, थोड़ी लंबी इंट्रोडक्शन है, बोर नहीं होना है। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, लेकिन आपको एक पॉइंट याद रखना है, जब सोल्यूशन सैचुरेटेड बनेगा उस समय सोल्यूशन में जितनी भी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड होगा, that will be the solubility of solid solute in that liquid solvent.
तो हम फाइंड आउट करेंगे कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, और उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो सैचुरेटेड सोल्यूशन कितना क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अपने में डिसॉल्व किए हुए है, दैट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। बाद में भी इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे ठीक से। बस एक पॉइंट याद रखिएगा, जब हम सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, two processes occur in the solution. One is dissolution process. इस dissolution process में solid solute particles solvent में dissolve होते हैं, लेकिन after some time along with dissolution solution में one more process begins to occur, and that is क्रिस्टलाइजेशन। इस क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो अनडिसॉल्व्ड सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल के साथ कोलाइड करते हैं, जिससे डिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल, कुछ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल अनडिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह जब सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व होंगे सोल्यूशन में, दिस विल बी डिसोल्यूशन। आफ्टर सम टाइम सम ऑफ द डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स फ्रॉम द सोल्यूशन अनडिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। और जब सोल्यूशन इक्विलिब्रियम अटेन करता है, आई से दैट देन देयर इज इक्विलिब्रियम, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स कि जितना सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है सॉल्यूशन में, उतना ही सेम क्वांटिटी ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्यूशन अनडिसॉल्व हो रहा है। सो एट दैट पॉइंट वी से दैट सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन गया, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, तो आप जितना सॉलिड सॉल्यूट बाहर से ऐड करेंगे, उतना ही इक्वल क्वांटिटी ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्यूशन अनडिसॉल्व हो जाएगा। इट मींस दैट हम और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे एट दिस पॉइंट, क्योंकि जितना और सॉल्यूट डिसॉल्व करेगा, उतना ही सिमिलर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अनडिसॉल्व भी हो जाएगा। सो एट दिस पॉइंट द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक बार सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक गिवन टेम्परेचर पे होता है, ये याद रखिएगा। फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट गिवन टेम्परेचर कितना मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अपने में डिसॉल्व किए हुए है। वो जितना भी मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स हम डिसॉल्व कर पाएंगे in every 100 gram of the solvent to make a saturated solution at a given temperature, that is called as solubility of that solute। तो फिर क्या हुई स्टूडेंट solubility? कि हम कितना क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में डिसॉल्व कर पाएंगे इन द 100 ग्राम ऑफ द liquid solvent to make a saturated solution at a given temperature, that is called as solubility। और ब्रीफ में बात करनी हो
सॉलिड सॉल्यूट लीजिए, सॉल्वेंट में डालिए, सोल्यूशन बनाइए, तब तक सॉल्यूट डिसॉल्व कीजिए जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। वंस द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, द सोल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। और वो सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, जितना भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपने में डिसॉल्व फॉर्म में पोजेस कर रहा होगा इन एवरी 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, दैट विल बी कॉल्ड एज द solubility of that solid solute in the liquid solvent। होप करता हूं आपने डेफिनेशन अंडरस्टैंड की होगी और थोड़ा बोर्ड पे देख लेते हैं। तो solubility, it is the maximum amount of solid solute in grams that can be dissolved in 100 gram of the liquid solvent to make a saturated solution at a given temperature। यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है एट अ गिवन टेम्परेचर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम कितना क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व कर पाएंगे इन एवरी 100 ग्राम ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड सॉल्यूट। तो यहां देख सकते हैं, I have some solid solute, I put that solid solute in the liquid solvent, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रही है? फॉरवर्ड रिएक्शन इंडिकेट कर रही है डिसोल्यूशन, कि सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड सॉल्वेंट में और सोल्यूशन बनता जा रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। बैकवर्ड प्रोसेस आपको क्रिस्टलाइजेशन इंडिकेट कर रही है। क्रिस्टलाइजेशन मींस सोल्यूशन में से सम डिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स अनडिसॉल्व होते जाएंगे और सेपरेट होता जाएगा लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्यूट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। एंड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट then the solution becomes saturated, the rate of dissolution process becomes equal to rate of crystallization process। तो स्टूडेंट ये था what is solubility of solid solute in a liquid solvent। अब हम स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द 3 फैक्टर्स। हम कुछ फैक्टर्स स्टडी करेंगे जो सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर इफेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा वो उनमें से 2 मेन फैक्टर है, मैं बात करूंगा। नंबर 1, नेचर ऑफ solid solute and liquid solvent, and number 2, temperature। नंबर 3 मैं लास्ट में थोड़ी सी प्रेशर की बात करूंगा, लेकिन मैंने वो लिखा नहीं है बोर्ड पे, आपको अपने आप पता चलेगा क्यों नहीं। तो मेन हम बात करेंगे 2 मेन फैक्टर्स हैं जो सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड सॉल्वेंट में इफेक्ट कर सकते हैं। One is the nature of the solid solute and nature of the liquid solvent, and other factor is temperature। एक एक करके दोनों को स्टडी करेंगे। So let us first discuss how solubility depends on the nature of the solid solute and liquid solvent। तो बहुत फेमस स्टेटमेंट हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, सभी स्टूडेंट को बोर्ड पे ध्यान देना है। नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्यूट, इनका नेचर किस तरह इफेक्ट कर सकता है सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। तो थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं इंट्रोडक्शन, ध्यान दीजिएगा, बोर नहीं होइएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा नॉर्मली क्या होता है, जनरली क्या होता है, एक सॉलिड सॉल्यूट ऐसे लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर पाता है जिस लिक्विड सॉल्वेंट का केमिकल नेचर सिमिलर हो
to the chemical nature of the solid solute। दोबारा से स्टेटमेंट दोहरा रहा हूं, एक सॉलिड सॉल्यूट है और जनरली हम फाइंड आउट करते हैं कि एक लिक्विड सॉल्यूट उसी, थोड़ा स्टूडेंट गलत हुआ, एक सॉलिड सॉल्यूट उसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर पाता है जिस लिक्विड सॉल्वेंट का केमिकल नेचर सिमिलर हो टू द केमिकल नेचर ऑफ द सॉलिड सॉल्यूट। मीनिंग, मैंने एक सॉलिड सॉल्यूट लिया, मैंने उसको लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, और अगर सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट बोथ हैव सेम केमिकल नेचर, देन लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड सॉल्यूट अच्छी तरह डिसॉल्व कर पाएगा। यहां से हम एक फेमस स्टेटमेंट यूज करते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसको स्टूडेंट फॉरगेट नहीं करना है, भूलना नहीं है। देखो बोलते हैं, सुंदर शब्द है ये, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। फैंटास्टिक स्टेटमेंट इट इज। हम इसको रिपीट कर रहा हूं मैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। खुद आइडिया लगाइए, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मीनिंग क्या है इसका कि हमने सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डाल दिया है, और अगर दोनों का केमिकल नेचर लाइक है, लाइक मींस अगर दोनों का केमिकल नेचर ऑलमोस्ट सेम है, तो फिर वो जो सॉलिड सॉल्यूट है वो अच्छी तरह से उस लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर जाएगा। अगर सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट दोनों लाइक नेचर के हैं, जाने की सेम नेचर के हैं। थोड़ा मैं एलैबोरेट करता हूं। अगर हमारे पास पोलर सॉल्यूट है, अगर हमारे पास पोलर नेचर का सॉल्यूट है, तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। और अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है, तो नॉन पोलर सॉल्यूट जो होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जनरली डिसॉल्व करते हैं। दिस इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि जैसा केमिकल नेचर लिक्विड सॉल्वेंट का, अगर वैसा ही केमिकल नेचर सॉलिड सॉल्यूट का है, तो सॉलिड सॉल्यूट अच्छा खासा उस लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेगा। इट सिंपली मीन्स दैट सॉलिड सॉल्यूट्स ऑफ पोलर नेचर डिसॉल्व in the liquid solvents of polar nature, and similarly solid solutes of non-polar nature generally dissolve in the liquid solvents of non-polar nature। तो आगे जाने से पहले एक दो पोलर नॉन पोलर कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्टूडेंट को एग्जांपल बोर्ड से देख लेता हूं मैं, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अगर थोड़ा रीड करूं तो मैंने बोर्ड पे लिख के रखा और अभी भी बोला, पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, whereas non-polar solutes dissolve in non-polar solvents। होप करता हूं आपने पिकअप किया होगा। इसी को कोई एग्जांपल में कन्वर्ट कर लूं, all the ionic compounds, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट एटसेट्रा, they are ionic in nature। तो स्टूडेंट मेरे एग्जांपल देखिएगा, polar solutes such as NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl, अगर ये मेरे पोलर सॉल्यूट्स हैं, आयनिक सॉल्यूट्स हैं, पोलर सॉल्यूट्स हैं एटसेट्रा, दे डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स।
सच एज वाटर। और पोलर सॉल्वेंट में सबसे कॉमन पोलर सॉल्वेंट जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी हाई है, जो बहुत बढ़िया एक पोलर सॉल्वेंट है, वो पोलर सॉल्वेंट हमारा वाटर है। तो जो पोलर सॉल्यूट्स हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट एटसेट्रा, क्वाइट इजिली अच्छे खासे डिसॉल्व करते हैं पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में। और स्टूडेंट फिर नॉन पोलर सॉल्यूट्स, कुछ नॉन पोलर सॉल्यूट की एग्जांपल ले लेते हैं। ये नॉन पोलर सॉल्यूट जनरली कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। whereas non-polar solutes such as naphthalene, anthracene, मैंने कहा कि नॉन पोलर सॉल्यूट सच एज naphthalene, anthracene एटसेट्रा, क्योंकि नॉन पोलर है तो दे विल बी soluble in the non-polar solvent. They are soluble in non-polar solvents such as benzene, ether, carbon tetrachloride एटसेट्रा। तो मैं अभी तक आपको ये बता रहा हूं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, और हम ये आपको बता रहे हैं कि जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के नेचर पे डिपेंड करती है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल, तो अच्छी खासी एग्जाम्पल होगी और क्लास 11th में भी आप लोग उसको स्टडी कर चुके हैं। एंड लेट्स टेक द एग्जाम्पल डिसोल्यूशन dissolving of NaCl, which is a polar solute in water, and water is a polar solvent. तो मैं होप करता हूं स्टूडेंट आप ये अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब मैं फाइनली इस फैक्टर को जो समझा रहा हूं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं। पोलर सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट, इसका डिसोल्यूशन स्टडी करेंगे पोलर सॉल्वेंट में। यह स्टडी करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करें और नोट करें जो मैं बोल रहा हूं, और वो ये है, अगर आप कोई सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करते हैं और वो सॉलिड सॉल्यूट उस लिक्विड सॉल्वेंट में तभी डिसॉल्व करेगा इफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर ग्रेटर देन सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस। इस पॉइंट को नोट करने की रिक्वायरमेंट है। इन केस ऑफ सॉल्यूशंस वी हैव 3 kind of interactions: A, solute solute interactions; B, solvent solvent interactions। और जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करके सॉल्यूशन बनाएंगे, न्यू इंटरेक्शंस डेवलप एंड दे आर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। अगर आप एक सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में डालते हैं, सॉल्यूशन बनता है, तो याद इतना रखना है कि वो सॉलिड सॉल्यूट तभी डिसॉल्व हो पाएगा लिक्विड सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन बना पाएगा इफ सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस जो डेवलप होंगी दे आर ग्रेटर देन सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस। क्योंकि अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस ग्रेटर हुई देन सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस, then only solute solvent interactions will be able to overcome the effect of solute solute interactions. And once the solute solute interactions are overcome because of greater solute solvent interactions, solute solid solute becomes soluble in the liquid solvent. तो होप करता हूं आप याद रखेंगे। कंक्लूजन ये था कि सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व करेगा लिक्विड सॉल्वेंट में इफ द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस
आर ग्रेटर देन द सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस। तो चलिए अब इसको एलैबोरेट करते हैं, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ NaCl इन वाटर। बोर नहीं होना है कि सर बड़े बड़े लंबे लंबे लेक्चर बनाते हैं, आराम से आप वीडियो देख सकते हैं, पॉज करके वीडियो को, अगर कोई डिफिकल्ट लगे रिपीट करके। टॉपिक तो हम पूरा इस वीडियो में खत्म करेंगे, लेकिन कितना, सिर्फ सॉलिड सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी, तो आराम से आप देख सकते हैं इसको। तो एग्जांपल NaCl की इन वाटर, सिंपल, बोर्ड पे देखिएगा, 11th में पढ़ा था, जल्दी होना चाहिए। लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स अपने आप को काफी एक्टिव मानते हैं। देखिएगा, ये हमारे पास NaCl है, आयनिक सब्सटेंस है, सॉलिड सॉल्यूट है, पोलर इन नेचर है। इट्स अ पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन, एंड इट्स अ Cl नेगेटिव आयंस। इट्स अ पोलर सॉल्यूट NaCl which is ionic in nature। और स्टूडेंट ये हमारे पास वाटर है, इट्स अ पोलर सॉल्वेंट। एक बार देख लीजिएगा मैंने वाटर को कैसे रिप्रेजेंट किया है। इन वाटर O कैरीज, ऑक्सीजन कैरीज स्लाइट नेगेटिव चार्ज, ये डेल्टा लिखा है मैंने, डेल्टा नेगेटिव, आगे मैंने डेल्टा यूज नहीं किया, ध्यान दे देना, डेल्टा मीन स्मॉल, स्मॉल नेगेटिव चार्ज। और ये जो H है, दो O के साथ, ये 2 H एटम्स हैं जो O के साथ कनेक्टेड हैं, दे कैरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। तो इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, one end which is represented by the oxygen that carries a slight negative charge, and the other end which is represented by the hydrogen that carries a small positive charge। तो हमने क्या किया, वाटर विच इज अ पोलर सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट, उसके अंदर आयनिक सॉल्यूट, पोलर सॉल्यूट NaCl को ले लिया, और आप देखेंगे कुछ ही देर में NaCl पोलर सॉल्यूट वाटर के अंदर डिसल्यूट कर जाएगा, जाने की डिसॉल्व हो जाएगा। कैसे, अंदर 2 स्टेप में आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। होप करता हूं आप जल्दी कर लेंगे। ऐसा तो 10th क्लास के बच्चे एसिड, बेस और साल्ट नेम के चैप्टर में भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखते हैं आप क्या करते हैं। सो NaCl इज पुट इन द वाटर सॉल्वेंट। जब हम NaCl को या कोई भी पोलर सॉल्यूट को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूट का जो पॉजिटिव आयन होगा, NaCl का जो Na होगा, that has positive charge and Cl has negative charge। तो Na का जो NaCl का जो पॉजिटिव आयन है, that will be surrounded by the huge number of water molecules in such a way that water molecule का जो नेगेटिव एंड है, ऑक्सीजन एंड, that comes in front of sodium। ध्यान नहीं दिया आपने, ये सोडियम आयन है और ये एक पॉजिटिव आयन है। इस पॉजिटिव आयन को मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक सिंगल पॉजिटिव आयन को चारों तरफ से सराउंड करेंगे, इन सच अ वे दैट वाटर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड है, ऑक्सीजन एंड, दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ Na पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव आयन के फ्रंट में हर वाटर मॉलिक्यूल का O आएगा तो O के पास स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, सो देयर विल बी न्यू इंट्रैक्शंस डेवलप्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड द पॉजिटिव आयंस। स्टूडेंट, मैंने आपको थोड़ा समझाया है, मैं होप करता हूं आप समझ रहे होंगे कि जब हमने आयनिक कंपाउंड को वाटर में डाला तो जो आयनिक कंपाउंड का पॉजिटिव आयन होंगे, उन पॉजिटिव आयन को बहुत सारे
वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे कुछ इस तरह से कि वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एंड जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है और आयनिक कंपाउंड का पॉजिटिव आयन वो आमने सामने आए। आयनिक कंपाउंड का पॉजिटिव आयन और वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड जब आमने सामने होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल और पॉजिटिव आयन के बिटवीन forces of interaction develop because forces of interaction exist between the opposite charges। तो इस तरह एक पॉजिटिव आयन को अनेक वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड द पॉजिटिव आयन। सेम यहां पे भी होगा। अब जो नेगेटिव आयन है आयनिक कंपाउंड का इट विल आल्सो बी सराउंडेड बाय द मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन कुछ इस तरह से कि वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड है हाइड्रोजन वो सामने आएगा नेगेटिव आयन के, सो दैट नेगेटिव आयन और वाटर मॉलिक्यूल के बिटवीन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो सके। तो इस तरह क्लोराइड आयन मैं कहूंगा Cl नेगेटिव आयन विल बी सराउंडेड बाय मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन क्योंकि यहां Cl पे नेगेटिव चार्ज है तो Cl के फ्रंट में वाटर मॉलिक्यूल का H आ जाएगा क्योंकि H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और सिमिलरली यहां पे पॉजिटिव आयन को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे और यहां पे वाटर मॉलिक्यूल का O एंड A पॉजिटिव के सामने आएगा क्योंकि O के ऊपर यहां पे नेगेटिव चार्ज है। इस तरह पॉजिटिव आयन आयनिक कंपाउंड का एंड मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उनके बिटवीन इंटरेक्शंस डेवलप हुई। नेगेटिव आयन आयनिक कंपाउंड का एंड मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उनके बिटवीन भी इंटरेक्शंस डेवलप हुई। अब स्टूडेंट पॉजिटिव नेगेटिव आयंस विल बी पुल्ड अपार्ट। खुद सोचिएगा यहां से ये मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ए पॉजिटिव को इस तरफ पुल करेंगे और यहां से मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स Cl नेगेटिव आयंस को इस तरफ पुल करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है दिस विल ब्रेक। बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं हम कि वाटर मॉलिक्यूल एक तरफ से Na पॉजिटिव को इस तरफ पुल करेंगे, दूसरी तरफ वाटर मॉलिक्यूल Cl नेगेटिव को पुल करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी ब्रोकन डाउन एंड व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ब्रोकन डाउन Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। और याद रखिए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। क्या? हाँ राइट सुना, लैटिस एनर्जी, उसको हम लैटिस एनर्जी कहेंगे। होप करता हूं यहां पर किया होगा आपने, ज्यादा नहीं है, बोर नहीं होइएगा। अब देखिए तो आयनिक कंपाउंड था, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को होल्ड करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गया। वाटर मॉलिक्यूल्स ने पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस को अपोजिट अपनी अपनी तरफ पुल किया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ब्रेक हो गया। इस तरह वाटर के अंदर पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस आयनिक सॉल्यूट के एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब आपके ब्रेन में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर ये आपस में कांटेक्ट में आए तो फिर से रिएक्ट करके NaCl बना देंगे? यस, अगर आए तो NaCl बनेगा, लेकिन ये आपस में कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। ध्यान देना, नाउ हाइड्रेशन प्रोसेस विल बी देयर। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए इस एरो को मैंने क्या शो किया है, Na positive ions are separated from the Cl negative ions. Now each Na positive ion will be surrounded from all directions by huge number of water molecules.
स्टूडेंट अब हर एक Na पॉजिटिव आयन को चारों तरफ से मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, लेकिन फिर भी यहां पे एक कंडीशन आपको ध्यान देनी होगी कि ये जो Na पॉजिटिव है इसके सामने जो वाटर मॉलिक्यूल आएंगे इसको सराउंड करने के लिए उन वाटर मॉलिक्यूल का जो O होगा, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वही फ्रंट में आएगा Na पॉजिटिव के, क्योंकि अपोजिट चार्जेस पॉजिटिव और वाटर का नेगेटिव, द अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। होप करता हूं आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ये आयंस फ्रीली, ये आयंस कहां गए वाटर के अंदर, Na पॉजिटिव आयन उसको चारों तरफ से मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं एवरी वन Na पॉजिटिव आयन को इस तरह से सराउंड करेंगे। याद रखना है Na पॉजिटिव के सामने जो वाटर मॉलिक्यूल आपने शो कर रहे हैं, वाटर का O जो होगा दैट शुड फेस Na पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज और Na पे पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से ईच Na पॉजिटिव आयन के बाहर एक लेयर आ जाएगी, किसकी? वाटर मॉलिक्यूल की। और हम बोलेंगे इस Na पॉजिटिव आयन का क्या हो गया? हाइड्रेशन, क्योंकि Na पॉजिटिव आयन को वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लिया और इसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन। और ये जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टूडेंट डेवलप हुआ, देख लीजिए कौन सा? लिक्विड सॉल्वेंट दैट इज वाटर और Na पॉजिटिव के बिटवीन जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, दिस वाटर इज सॉल्वेंट, Na पॉजिटिव यहां सॉल्यूट पार्टिकल है, दिस इज अ सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली Cl एक्टिव आयंस दे विल आल्सो बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस बाय मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहां बोर्ड में देखिएगा, जब आप Cl नेगेटिव की सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल ड्रा करेंगे तो याद रखिए अब वाटर मॉलिक्यूल का जो H पार्ट है, H पार्ट वो फेस करना चाहिए Cl नेगेटिव को, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का H पार्ट पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। सो इन दिस केस ये वाटर है स्टूडेंट, याद रखना इसका हमें H जो होगा वाटर का, मैंने आपसे कहा जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो आपको Cl नेगेटिव के सामने रखना है, ताकि अपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सके। तो यहां पे भी थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूं मैं, ये वाला थोड़ा सा, और बाकी कुछ हो तो छोटा मोटा आप खुद भी कर सकते हैं स्टूडेंट। अब आप मुझे बताइए Cl नेगेटिव आयन इसको भी चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड कर दिया, Na पॉजिटिव आयन इनको भी चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लिया, और इस तरह दीज आयंस आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। इन आयंस के बाहर जब लेयर बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का, द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज हाइड्रेशन, और हम कहेंगे आयंस हाइड्रेटेड हो गए। और ये जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ है बिटवीन द वाटर सॉल्वेंट एंड solute particle, ions are the solute particle now, this is called as solvent solute interactions and the process is actually called as hydration। जब आयन को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल का जो लेयर सराउंड करेगा, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। अब कितना सिंपल है स्टूडेंट। अब ये आयंस जो है ना, once they are surrounded by a layer of water molecule, they can freely move in the solution। क्यों? अब इनको फेयर नहीं है कि आपस में कंटैक्ट में आएंगे तो वापस NaCl बन जाएगा। अब ये कंटैक्ट में नहीं आ सकते। क्यों? दे कैन फ्रीली मूव इन दी सोल्यूशन, क्योंकि हर एक पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बाहर लेयर है। लेयर किसका? वाटर मॉलिक्यूल का। और ये जो लेयर होगा इन आयंस के अराउंड, ये इन आयंस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करने देगा। एंड नाउ द आयंस आर एबल टू मूव फ्रीली इन दी सोल्यूशन। We will say NaCl पानी में डिसॉल्व हो गया। लेकिन अभी कंक्लूजन पेंडिंग है। जब हाइड्रेशन कंप्लीट हो गया, then ions are able to move freely in the solution because now they cannot react with each other to again produce the NaCl, which means the salt is dissolved now। अब मैंने आपसे कहा था कि सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व कब करेगा? जब सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस ग्रेटर हों। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन से देखो यहां पे क्या है, एक Na पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय ह्यूज नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। यहां पे तो इंटरेक्शन सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस। नहीं समझे? सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन क्या थी?
वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, वन फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl, अदर फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl, मॉलिक्यूल समझ लीजिए। उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगी दैट विल बी द सॉल्यूट इंट्रैक्शन। लेकिन यहां हुआ क्या, वो जो एक यूनिट है NaCl का वो ब्रेक हुआ, Na पॉजिटिव बना, Cl नेगेटिव बना। Na पॉजिटिव को ह्यूज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे और सभी वाटर मॉलिक्यूल और Na पॉजिटिव के बीच में जो इंट्रैक्शन होंगी वो सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन से बढ़ गई ना ये। क्या आपको समझ आ रही है? मैंने कहा बढ़ी ना ये, क्योंकि पहले एक यूनिट NaCl का, दूसरा यूनिट NaCl का, उसके बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, दैट इज सॉल्यूट इंट्रैक्शन। लेकिन यहां पर इसको माना जाएगा सॉल्यूट पार्टिकल, और यहां पे सॉल्वेंट पार्टिकल तो ह्यूज नंबर में, मिलियंस एंड बिलियंस में है। तो अल्टीमेटली सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस ग्रेटर हो गई, बढ़ गई, किससे? सॉल्यूट इंट्रैक्शन से। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ सॉल्यूट्स बिकम सॉल्युबल इन द लिक्विड सॉल्वेंट। तो होप करता हूं आपने अंडरस्टैंड किया होगा। फाइनली स्टूडेंट एक पॉइंट और याद रखिएगा, जब हाइड्रेशन अकर करता है, ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन जब इनको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंट्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस आर डेवलप्ड। और आप पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में, व्हेन न्यू इंट्रैक्शंस आर डेवलप्ड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दिस एनर्जी विल बी कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। आपने समझा नहीं स्टूडेंट? जब ईच पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑफ NaCl, मेरे एग्जांपल में, उनमें से जब ईच आयन को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज हाइड्रेशन एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। ये एक अलग वे बता रहा हूं, सुनो मैं आपको। जब हाइड्रेशन एनर्जी किसी भी सॉलिड सॉल्यूट का किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर हायर हो, किससे? लैटिस एनर्जी से, तो वो सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व करता है उस लिक्विड सॉल्वेंट में। दो पॉइंट बताए, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन आपको समझना था। ए मैंने कहा कि अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस ग्रेटर है सॉल्यूट इंट्रैक्शन से, तो वो सॉल्यूट सॉलिड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा। इसी को इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कह रहा हूं मैं। इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर दैन lattice energy for a solid solute, then that solid solute will dissolve in the liquid solvent। तो स्टूडेंट मैंने यही लिखा है यहां पे, देख लीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा इस तरफ मूव करें तो देख लीजिए, a solid substance solute dissolves in a liquid solvent if hydration energy is greater than lattice energy। तो इस तरह आपने, मैं होप करता हूं ये अंडरस्टैंड किया होगा। तो मैंने आपसे कहा कि सॉलिड सॉल्यूट है, सॉल्वेंट लिक्विड है, डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्विंग तब होगी अगर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज जो हुई है वो लैटिस एनर्जी से ज्यादा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए आयंस के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बीच में जो एनर्जी रिक्वायर होगी दैट विल बी दी लैटिस एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन द लैटिस एनर्जी। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो सॉलिड सॉल्यूट ऐसे लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा। या फिर दूसरा कह लीजिए, सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन शुड बी ग्रेटर देन सॉल्यूट इंट्रैक्शंस। अब आपको एक और पॉइंट याद रखना है। ये तो मैंने आपको बताया कि अगर हमारा सॉलिड सॉल्यूट पोलर नेचर का है और लिक्विड सॉल्वेंट भी पोलर नेचर का है, तो इस तरह वो डिसॉल्व हो जाएंगे। अभी अभी मैंने बताया। अगर हमारा सॉल्यूट नॉन पोलर नेचर का है तो लाइक डिसॉल्व लाइक के अकॉर्डिंगली नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व करते हैं ड्यू टू सिमिलर solute interactions, solvent interactions and solvent interactions, जैसा कि मैंने अभी आपके साथ यहां पे डिस्कस किया। तो मेरा कहने का मीनिंग था
कि इसी तरह नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करते हैं, वहां पे भी याद रखिएगा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस शुड बी ग्रेटर देन सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस। तो दिस इज द फैक्टर नंबर 1। अब हम स्टूडेंट स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सब्सटेंसेस इन वाटर। तो स्टूडेंट्स नाउ जैसा मैंने आपसे कहा हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सब्सटेंसेस इन द वाटर सॉल्वेंट। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करना चाहूंगा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो आप क्लास 11th में किए थे। घबराए मत, मैं ज्यादा नहीं कुछ रिवाइज करने वाला, जस्ट एक स्टेटमेंट। अगर आपको याद हो हमने आपसे बात कही थी कि सपोज कहीं पे रिवर्सिबल रिएक्शन अकर करती है एंड सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम। अगर आप वहां पे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, कब टेम्परेचर इंक्रीज करना है? देन सिस्टम हैज एक्वायर्ड इक्विलिब्रियम। जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो गया है, तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, और जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू ली-शैटलियर्स प्रिंसिपल। तो ली-शैटलियर सिंपली सेज दैट व्हेन अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम is subjected to change in its temperature, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। Now let's come to the topic on the basis of effect of temperature on the solubility of the ionic substances in water। हम ionic substances को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। मोस्ट ऑफ द ionic substances ऐसी हैं जिनका solubility कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये केस नंबर 1 हम स्टडी करेंगे कि मोस्ट ऑफ द आयनिक सब्सटेंसेस इनका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। कुछ सब्सटेंसेस कम है नंबर में, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस आयनिक सब्सटेंसेस ऐसी हैं जिनका सॉल्युबिलिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है with the increase in temperature। और कुछ सब्सटेंसेस ये भी काफी कम है नंबर में, नंबर 3rd केस ऐसी भी हैं आयनिक सब्सटेंसेस जिनका सॉल्युबिलिटी कोई रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि इन सब्सटेंसेस का सॉल्युबिलिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। हो सकता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाए इनका सॉल्युबिलिटी पहले इंक्रीज करे और फिर डिक्रीज करना शुरू हो जाए, या पहले इनका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाए और फिर सर्टेन टेम्परेचर के बियॉन्ड इनका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाए। अगर मैंने ठीक नहीं बोला तो दोबारा बोल देता हूं कि कई सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर,
हो सकता है पहले उनका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रहा हो और फिर सर्टेन टेम्परेचर के बियॉन्ड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करना शुरू हो जाए, या पहले हो सकता है इनका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रहा हो और फिर सर्टेन टेम्परेचर के बियॉन्ड इनका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाए। तो आइए स्टूडेंट, सिंपल है, देखते हैं बोर्ड पे। तो यहां पे देखना है सभी को पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैंने आपसे कहा ना, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी आयनिक सब्सटेंसेस का वाटर के अंदर जो होता है, हम टेम्परेचर के बेसिस पे आयनिक सब्सटेंसेस को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। सब्सटेंसेस whose solubility increases continuously with the increase in temperature। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ज्यादातर जो आयनिक सब्सटेंसेस हैं, नोट कर लीजिए, उनका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाता है, उनका सॉल्युबिलिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, potassium nitrate, so many other ionic compounds are there। most of the ionic compounds जो हैं उनका solubility continuously increase करता है with the increase in temperature। why? क्यों? याद रखना, जिन ionic compounds का dissolution, dissolving का प्रोसेस एंडोथर्मिक हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कोई भी आयनिक कंपाउंड जिसका वाटर के अंदर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस हो, ऐसी आयनिक सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहां देखिएगा, द आयनिक सब्सटेंसेस whose dissolution means dissolving is an endothermic process follow the above statement। above statement means कि उनका सॉल्युबिलिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो याद रखिएगा, कोई भी आयनिक सॉल्यूट है, अगर उसका पानी के अंदर डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ऐसी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाएगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखते हैं बोर्ड पे, सॉल्यूट है आयनिक सॉल्यूट, सॉल्वेंट है वाटर सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट वाटर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहा है विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट। ये हीट कहां से आ गया? क्योंकि डिसोल्यूशन का प्रोसेस यहां पे एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब हो गई है। तो ये जो सॉलिड सॉल्यूट है आयनिक सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट के अंदर, वाटर सॉल्वेंट के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती जा रही है, और ऐसा होने पर सॉलिड सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता जा रहा है और सॉल्यूशन बन रहा है। ये जो फॉरवर्ड प्रोसेस है स्टूडेंट, यहां देखना है, ये जो फॉरवर्ड प्रोसेस है, जिस फॉरवर्ड प्रोसेस में क्या हो रहा है, सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में हीट एब्जॉर्ब होने पर डिसॉल्व होता जा रहा है, ये डिसोल्यूशन का प्रोसेस है। और मैंने बोर्ड पे लिखा दिस इज एंडोथर्मिक, ENDO आगे डॉट, पूरा नाम एंडोथर्मिक। तो अगर फॉरवर्ड प्रोसेस स्टूडेंट अगर एंडोथर्मिक होती है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन के रूल्स हैं, देन बैकवर्ड हैज टू बी एक्सोथर्मिक। फिर इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, मालूम है आपको, सॉल्यूशन के अंदर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस भी अकर करता है। तो सम डिसॉल्व सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में से अनडिसॉल्व होगा, और जब सॉल्यूट अनडिसॉल्व होगा प्रोसेस विल बी क्रिस्टलाइजेशन, और वो बैकवर्ड प्रोसेस होगी एंड दैट विल बी एक्सोथर्मिक। एक फॉरवर्ड प्रोसेस एंडोथर्मिक है क्योंकि ये ऐसे आयनिक सॉल्यूट हैं जिनका सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसे आयनिक सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी हमेशा एंडोथर्मिक होता है। तो इफ सॉल्युबिलिटी प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो रिवर्स विल बी एक्सोथर्मिक। अब आप खुद आइडिया लगाइए क्या कहता है ली शैटलियर, 11th में पढ़ा, अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, according to Lee Chatterjee principle, increase in temperature increases the rate of endothermic reaction। सिस्टम ने इक्विलिब्रियम एक्वायर कर लिया है स्टूडेंट, और मान लीजिए हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। क्या कहता है ली शैटलियर प्रिंसिपल, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंडोथर्मिक का रेट बढ़ जाएगा, और जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एंडोथर्मिक का रेट बढ़ गया, और एंडोथर्मिक हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है। यहाँ
एंडोथर्मी में क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रही है। अगर बैकवर्ड रिएक्शन के कंपैरिजन में अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि जितना सॉल्यूट अनडिसॉल्व हो रहा था बैकवर्ड प्रोसेस में उससे कहीं ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा फॉरवर्ड प्रोसेस में, क्योंकि फॉरवर्ड प्रोसेस एंडोथर्मिक है, ये एक डिसोल्यूशन प्रोसेस है, इसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। और जब फॉरवर्ड का रेट बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू बैकवर्ड तो सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता जाएगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। कुछ सब्सटेंसेस ऐसी भी हैं जिनका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है कंटिन्यूसली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसी सब्सटेंसेस ज्यादा नहीं है। अब स्टूडेंट रिवर्स करना आपको खुद आ जाना चाहिए। कोई भी आयनिक सब्सटेंस जिसका डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो, आई रिपीट, एनी आयनिक सब्सटेंस हुज डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऐसी आयनिक सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जाता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। हालांकि ऐसी आयनिक सब्सटेंसेस कम है। सीरियम सल्फेट है, लिथियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट है, एटसेट्रा। ये कुछ सब्सटेंसेस के मैंने नाम लिए जिनका पानी के अंदर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, जिसकी वजह से इनका सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आइए स्टूडेंट यहां देखते हैं सब्सटेंसेस हुज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस कंटिन्यूसली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। एग्जाम्पल में सीरियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट। तो मैं पहले ही कह चुका हूं ये वो आयनिक सब्सटेंसेस होंगी जिसका डिसोल्यूशन प्रोसेस, डिसॉल्विंग प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। देख लीजिए सॉल्यूट है, आयनिक सॉल्यूट। थोड़ा सा करेक्शन करेंगे स्टूडेंट, हम उसको सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे। बोर्ड पे नजरें रखिएगा। ये मैंने यहां पे सॉल्वेंट ऐड किया, वाटर सॉल्वेंट। This is ionic solute. It is put in the water solvent. ये वाटर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, सोल्यूशन बन रहा है, और जब सोल्यूशन बनता जा रहा है सॉल्यूट डिसॉल्व होता जा रहा है, सोल्यूशन बनता जा रहा है और सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती जा रही है। सो ये डिसोल्यूशन का प्रोसेस जो है दैट इज एक्सोथर्मिक, और फिर ये जो बैकवर्ड प्रोसेस होगा क्रिस्टलाइजेशन का दैट विल बी एंडोथर्मिक। एंड लेट अस सपोज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब जैसे ही आप सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, क्या कहता है ली शेक्सपियर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंडोथर्मिक का रेट इंक्रीज होता है। तो यहां पे जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एंडोथर्मिक का रेट इंक्रीज होगा। एंडोथर्मिक यहां बैकवर्ड है, एंडोथर्मिक यहां क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है, और अगर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का रेट अगर यहां इंक्रीज होता जाएगा तो इसका मतलब क्या है, जितना सॉल्यूट फॉरवर्ड प्रोसेस में डिसॉल्व हो रहा है उससे ज्यादा सॉल्यूट बैकवर्ड प्रोसेस में अनडिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कुछ आयनिक सब्सटेंसेस जिनका सॉल्युबिलिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, और कुछ सब्सटेंसेस ऐसी हैं जिनका सॉल्युबिलिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड केस, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैंने बात की थी कुछ सब्सटेंसेस ऐसी भी होती हैं जिनका सॉल्युबिलिटी कोई रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, मीनिंग उनका सॉल्युबिलिटी ना कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है और ना कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है। हो सकता है पहले उनका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करे, फिर बियॉन्ड सर्टेन टेम्परेचर उनका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करना शुरू कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि बिगिनिंग में विद इन इंक्रीज इन टेम्परेचर उनका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता जाए और फिर कुछ टेम्परेचर के बाद उनका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना शुरू हो जाए। कम ही है
लेकिन ऐसी भी हमारे पास आयनिक सब्सटेंसेस हैं जिनका सॉल्युबिलिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। थर्ड केस, सब्सटेंसेस whose solubility does not increase or decrease continuously with the increase in temperature। अब हम यहां देखेंगे ये कौन सी सब्सटेंसेस हो सकती है। यहां पे स्टूडेंट हमको थोड़ा ध्यान देना होगा। There are certain substances which are when heated they undergo a change from one polymorphic form to other polymorphic form at a specific temperature। मैंने आपसे कहा कि कोई एक सब्सटेंस है, उसको हीट किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है कि वो सब्सटेंस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या होता है, अंडरगोज अ चेंज फ्रॉम one polymorphic form to other polymorphic form। मीन्स वो सब्सटेंस हो सकता है अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करती हो। जब आप उस सब्सटेंस को हीट करोगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सब्सटेंस अल्फा फॉर्म से बीटा फॉर्म में चेंज हो जाए, दैट्स अ पॉलीमॉर्फिक फॉर्म चेंज हो गया। ऐसा भी हो सकता है आपके पास एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है हैविंग सर्टेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आपने उसको हीट किया और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बियॉन्ड उसने कुछ वाटर मॉलिक्यूल को, कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर लिया। दिस इज अ चेंज इन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। ऐसा भी हो सकता है कि एक हाइड्रेटेड सॉल्ट हीट करने पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर दे और एनहाइड्रस बन जाए, दैट इज ऑल्सो अ पॉलीमॉर्फिक चेंज। होप करता हूं आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। जब कोई सब्सटेंस एक टेम्परेचर पे अल्फा फॉर्म से बीटा फॉर्म में चेंज हो जाए, मोर हाइड्रेटेड फॉर्म से लेस हाइड्रेटेड फॉर्म में चेंज हो जाए, हाइड्रेटेड फॉर्म से एनहाइड्रस फॉर्म में चेंज हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या कर रही है, उसकी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में चेंज आ रहा है। ऐसी सब्सटेंसेस स्टूडेंट जो होती है ना, वो रेगुलर, वो कंटिन्यूसली उनका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। उनका सॉल्युबिलिटी इररेगुलर ट्रेंड शो करता है। ऐसा ही एक मैं आपको एग्जांपल लेने वाला हूं सोडियम सल्फेट का विद 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बोल में देखिएगा, पहले मैं एग्जांपल रीड कर लेता हूं। इन केस ऑफ सोडियम सल्फेट हैविंग 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द सॉल्युबिलिटी फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू 32.4 डिग्री सेल्सियस एंड देन बिगिंस टू डिक्रीज। क्या मीनिंग आप समझे इसका? हमारे पास सोडियम सल्फेट है विद 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब आप उसको बिगिनिंग में हीट करोगे तो 32.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक क्या होगा कि उसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता जाएगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेल्सियस हो गया तो इस टेम्परेचर के बियॉन्ड जब आप फर्दर हीट करोगे उस सब्सटेंस को तो इसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब सोडियम सल्फेट विद 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 32.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक इसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन अबव 32.4 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, सेम सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और ये जो स्टूडेंट स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक सब्सटेंस
चेंज करती है फ्रॉम वन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म टू अदर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। मैंने लिखा नहीं है बोर्ड पे कहीं कि जिस टेम्परेचर पे एक सब्सटेंस वन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म से अदर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट आप बोर्ड पे देख लीजिए, ये Na2SO4 विद 10H2O है और ये एरो में लिखा है अबव 32.4 डिग्री सेल्सियस, और ये अपने 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर लिया है, Na2SO4 बन रहा है, और ये हमने शो किया है यहाँ पे बिलो 32.4 डिग्री सेल्सियस। होप करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। जब तक टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे रहेगा, तब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। मालूम है क्यों? खुद आइडिया लगाओ। क्योंकि जब तक यहां पे टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेल्सियस नहीं आ जाता, सॉल्युबिलिटी इस सब्सटेंस का, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोसेस एंडोथर्मिक रहेगा। सोडियम सल्फेट विद 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिलो 32.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसका सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जब सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो, जब डिसोल्यूशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही सोडियम सल्फेट का टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेल्सियस से हायर हो जाएगा, तो फिर इसका डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक बन जाएगा। और अगर डिसोल्यूशन का प्रोसेस अबव 32.4 डिग्री सेल्सियस क्या बन जाए, अगर एक्सोथर्मिक बन जाए, तो एक बार डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता जाएगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। होप करता हूं आप अंडरस्टैंड किए होंगे। तो याद रखना, सोडियम सल्फेट विद 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 32.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक इसका सॉल्युबिलिटी इसका डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसीलिए बिलो दिस टेम्परेचर इसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता जाएगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन इसी सब्सटेंस का डिसोल्यूशन प्रोसेस अबव 32.4 डिग्री सेल्सियस वो एक्सोथर्मिक हो जाता है, जिससे इसका सॉल्युबिलिटी अबव दिस टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो होप करता हूं आज का मैराथन लेक्चर आप बार बार देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे। कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, जो मेरे पास पढ़ते हैं बच्चे, आपको तो कंटिन्यूसली 3 आवर्स क्लासेस पढ़ने की हैबिट है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। उल्टा यहां तो मजे लेने हैं। घर में बैठ के देखिए, बेड पे लेट के देखिए, टेबल पे देखिए, जैसे मर्जी छत पे देखिए, ये वीडियोस वगैरह एंजॉय करना है। और याद रखिए, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लेकिन इसका भी हाफ पार्ट हुआ है। हमने यहां पे स्टडी किया कि सॉलिड सॉल्यूट जो है, इनकी सॉल्युबिलिटी को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। और मुझे एक बात तो बोली कि स्टूडेंट, मैंने इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिस्कस नहीं किया। क्यों? याद रखना, जो प्रेशर होता है उसका बहुत कम इफेक्ट होता है ओवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूट हाईली कंप्रेसिबल है और गैसियस सॉल्यूट के कंपैरिजन में आपको मालूम होना चाहिए बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल है सॉलिड सॉल्यूट। और लिक्विड सॉल्वेंट भी कंप्रेसिबल होता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट, मैंने आपसे क्या कहा, तो मैं इस पॉइंट को छोड़ देता हूं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जो प्रेशर होता है वो बहुत कम इफेक्ट करता है सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, क्योंकि जो सॉलिड सॉल्यूट होता है वो बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड होता है। इसकी वजह से प्रेशर सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता। इसलिए हमने यहां पे प्रेशर का केस डिस्कस नहीं किया। तो अब याद रख लीजिएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द प्रेशर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू।